हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी छठी कहानी अविवाहित के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। एंजॉय। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने आपको जितनी भी कहानी सुनाई है उनका स्पॉइलर या उनका रेफरेंस आपको इस कहानी में मिल सकता है। इसलिए इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप वो कहानियां सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी अविवाहित। आमतौर पर लोग छोटी उम्र में जल्दी समझ नहीं पाते कि उन्हें आगे करना क्या है, पर ध्रुव ने सब सोच रखा था और इसलिए वो बीबीए करने कॉलेज में आया था। पहले सेमेस्टर में उनके टीचर मोहित ने सब बच्चों को एक ब्लॉग बनाने और लिखने के लिए कहा। मोहित का मानना था कि इंसान जो बोलकर नहीं कह पाता वो सब कुछ वो लिखकर कह लेता है। मोहित ने ब्लॉग बनवा तो सबके दिए, पर उन्हें इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों ने ही किया। ध्रुव ने भी उसमें कुछ नहीं लिखा, पर उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वो दूसरे के ब्लॉग्स देखता रहता था। कॉलेज में ध्रुव बात तो सबसे करता था, पर उसका कोई भी खास दोस्त नहीं बन पाया था। वो जब चौथे सेमेस्टर में था तब उसको लगने लगा कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ पीयर प्रेशर था जिसको वो ज़रूरत समझ रहा था। उसने 3-4 लड़कियों को प्रपोज किया, पर सबने कोई ना कोई बेकार सा बहाना देकर मना कर दिया। उन लड़कियों में एक लड़की सीमा भी थी। सीमा का नाम अलग से लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इकलौती लड़की थी जिसने इनकार करने के बावजूद बाद में ध्रुव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। दूर से हर चीज़ कितनी अच्छी और आसान लगती है, पर होती बिल्कुल नहीं। उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। ध्रुव ने सीमा का एक ब्लॉग पढ़ा जिसमें लिखा था कि उसने पहले वीर को प्रपोज किया था, पर वीर ने कोई भाव नहीं दिए, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसने ध्रुव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ध्रुव को यह पढ़कर बहुत गुस्सा आया और उसका गुस्सा तब और ज़्यादा बढ़ गया जब उसने वीर का ब्लॉग पढ़ा जिसमें उसे पता चला कि वीर को फोबिया है कमिटमेंट का, और सीमा ने उसका साथ देने के बजाय ध्रुव को बॉयफ्रेंड बना लिया। सीमा जो थी वो ध्रुव के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, पर उसने ध्रुव को वीर के मामले में कुछ नहीं बताया, बल्कि अपने ब्लॉग में बदलाव भी कर लिए ताकि ध्रुव को कुछ पता ना चले। पर वो तो पहले ही पढ़ चुका था। अब ध्रुव का मन खराब हो चुका था। उसने सीमा से कहा तो कुछ नहीं, पर थोड़े ही वक्त बाद अलग हो गया। ध्रुव मोहित से हर बात कर लेता था। उसने यह सब भी मोहित को बताया, तो मोहित ने उससे मजाक में कहा कि ऐसे हर किसी को गर्लफ्रेंड बनाना छोड़कर उसे सीधी बीवी ढूंढनी चाहिए। ऐसी बातों का ध्रुव के पास सिर्फ एक ही जवाब होता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोहित उसकी ये बात बस इतना कहकर काट देता था कि शुरू में सब यही कहते हैं पर कर सब लेते हैं। कॉलेज पूरा हो गया था और ध्रुव अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। मोहित भी उसी साल कॉलेज छोड़कर कहीं चला गया। कहाँ गया ये किसी को पता नहीं था और ना ही किसी को मतलब था। लेकिन बहुत वक्त बाद फिर एक दिन ऐसा आया जब ध्रुव को अपने मोहित सर की याद आई, पर उनका तो कोई अता पता ही नहीं था। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गए। उनसे कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे याद आया कि मोहित सर को ब्लॉग लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसने उनका ब्लॉग चेक किया, पर वहाँ भी कोई नई पोस्ट नहीं थी। उसने उन्हें ईमेल भी किए, पर कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ से हार मान लेने के बाद ध्रुव ने आखिरी तीर हवा में चलाया। उसने लगभग 7-8 साल पहले उनका बनवाया गया ब्लॉग खोला और लिखा, 2 जनवरी 2020। मोहित सर, मैं ये ब्लॉग आपके लिए लिख रहा हूँ। किसी भी तरीके से आपसे बात नहीं हो पाई। अब आपका बनवाया गया ये ब्लॉग ही आखिरी उम्मीद है। कॉलेज ख़त्म हुए और आपको गए हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। आप कहाँ चले गए हैं? कॉलेज में अब हम अपनी हर समस्या का हल आपसे ही तो पूछते थे, और अब मैं एक असमंजस में हूँ, पर आप यहाँ नहीं हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हम लोगों ने भी आपको कॉलेज के बाद कांटेक्ट नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर अगर आप मेरा ये ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। मुझे मालूम है आपको अपने स्टूडेंट्स का ब्लॉग पढ़ना कितना पसंद था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी असमंजस की वजह क्या है। शायद उसे पढ़कर ही आप मुझे माफ़ कर दें और मुझसे बात कर लें। 2015 में कॉलेज पूरा हुआ तो मैंने उसके बाद मास्टर्स नहीं किया, बल्कि सीधे फुटवेयर का बिज़नेस शुरू किया, और वो एक अच्छा आइडिया रहा। बिज़नेस चल गया। बिज़नेस चलते ही घर वाले शादी की ज़िद करने लगे, पर मैंने तो आपको कॉलेज में ही बताया था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता था। आपको और सबको लगता था कि मैं ये यूं ही कह रहा हूँ, जैसे हर बच्चा टीनेज में कह देता है। पर मेरा ये फैसला अटल था। मैंने घर वालों की एक नहीं सुनी। शादी नहीं करनी थी, नहीं की। 4 लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह तो कभी की ही नहीं थी मैंने।
मैं एक बच्चा अडॉप्ट करके बस उसकी ज़िंदगी बनाने में अपनी ज़िंदगी लगाना चाहता था। स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं एक लड़की पालना चाहता था, मगर हमारे देश का कानून एक कुंवारे लड़के को एक लड़की पालने की इजाज़त नहीं देता। आखिर मैंने एक लड़के को गोद लेने का फ़ैसला लिया। अडॉप्शन के लिए मैं पूरी तरह तैयार था, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से। सिर्फ मेरी उम्र कम थी और फिर एक दिन यह कमी भी पूरी हो गई। फरवरी 2018 में मैं 25 साल का हो गया। मैंने बर्थडे वाले दिन ही एडॉप्शन एजेंसी में अप्लाई कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 6-7 महीने में ही बच्चा मिल भी गया। 6 साल का मेरा बेटा विक्रांत, बहुत ही प्यारा है वो। मैं उसे प्यार से विक्की बुलाता हूँ। मेरे घरवाले मेरे फैसले के सामने झुक चुके हैं और रिश्तेदारों दोस्तों को तो कभी मैंने इतनी छूट ही नहीं दी कि वो कोई फालतू बात करें या ताना मार पाएं, क्योंकि अगर वो ऐसी वैसी बात करने की कोशिश भी करें तो मैं उन लोगों को सही से सुना देता हूँ। उसे घर लाए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। शुरुआत में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर अब वो भी मुझे वैसे ही पसंद करने लगा है जैसे मैं उसे करता हूँ। उसका मुझे पापा कहना एक अलग ही तरह की खुशी देता है। 2nd क्लास में पढ़ता है वो, पढ़ाई में भी अच्छा है, मेरी तरह बुद्धू नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से मैं जैसे चाहता था वैसी ही लाइफ जी रहा हूँ। मैं उसे कोई कमी नहीं होने देता। अपने हिसाब से मैं उसकी अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। एक दिन मैंने सोचा न्यू ईयर पर विक्की को दिल्ली घुमा लाता हूँ। जब से आया है वो कहीं दूर घूमने नहीं गया। उससे पूछा तो वो भी राजी हो गया, पर मैंने नोटिस किया कि वो उतना खुश नहीं था जितना आमतौर पर होता है। लेकिन मैं पैकिंग करने के चक्कर में कुछ पूछना ही भूल गया। 30 दिसंबर को हम लोग दिल्ली के लिए चले। उसने रास्ते में मुझसे पूछा, पापा मेरी मम्मी क्यों नहीं है? मैं उसके मुंह से ये वाक्य सुनकर 1 मिनट के लिए तो सोच में पड़ गया कि इसने ये क्या पूछ लिया, पर अब मुझे जवाब तो देना ही था। मैं लोगों की बातें इग्नोर कर सकता था, उन्हें चुप करा सकता था, उनसे लड़ सकता था, पर अपने बेटे को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। इसको तो मैं चुप नहीं करा सकता। मैंने कहा, बेटा आप सिर्फ मेरे हो, मेरे विकी, मैं आपको किसी से शेयर नहीं कर सकता, बस इसलिए मम्मी नहीं है। पर मेरे सारे दोस्तों की तो हैं। क्लास में सब मुझसे पूछते हैं कि तेरी मम्मी क्या करती हैं। मैं कहता हूँ वो नहीं है तो वो पूछते हैं क्यों नहीं है, मर गई क्या? सच्ची बताओ पापा, मम्मी मर गई क्या? अरे नहीं बेटा, आपकी मम्मी नहीं है, आपके सिर्फ पापा हैं। और आपके पापा आपको मम्मी पापा दोनों का प्यार करते हैं, बल्कि दोनों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। नहीं पर सबकी तो होती है, तो मेरी क्यों नहीं है? बेटा तुम्हें मम्मी क्यों चाहिए? तुम्हें कोई कमी है तो बताओ। मुझे पता है मम्मी क्यों नहीं है, क्योंकि आपने शादी नहीं की। शादी की होती तो मम्मी होती। मैं उसकी ये बात सुनकर चौंक गया कि कैसी बातें करने लगा है ये अचानक। मैंने पूछा, अरे बेटा तुमसे ये सब किसने कहा? किसी ने भी नहीं, मुझे पता है सब लोग शादी करते हैं, तभी सबके मम्मी और पापा दोनों होते हैं। आपने नहीं की, इसलिए मेरे सिर्फ मम्मी पापा नहीं, सिर्फ पापा ही हैं। आपने शादी क्यों नहीं की? मैं उसकी ये सारी बातें अचानक से सुनकर चुप सा रह गया। मैंने उससे क्या कहता, क्यों नहीं की शादी, क्या वजह बताता, जब कोई वजह है ही नहीं। कैसे समझाता मैं उसे कि कोई वजह ना होते हुए भी मैंने शादी ना करने का फैसला क्यों कर लिया। कुछ क्यों के जवाब होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो वो सुनने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाते। मगर मुझे कुछ तो कहना ही था, तो मैंने कहा, सच्ची बताऊं बेटा, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाहता था मेरा प्यारा सा एक विक्की हो जिससे मैं खूब सारा प्यार करूं और हम दोनों के बीच में कोई भी ना आए। मेरा छोटा सा विक्की सिर्फ मेरा हो। ये तो कोई बात नहीं हुई, सारे बच्चों की मम्मी होती हैं, सब लोगों की वाइफ भी होती है। ये कैसी बड़ों वाली बातें कर रहा है तू? चल सो जा, सुबह जब दिल्ली पहुंचाएंगे तभी उठना। मैंने सोचा था उसे चुप नहीं कराऊंगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगने लगा, इसलिए बेख्याली में मैंने उसे डांट दिया। मैं भी क्या करता, मैंने ऐसी बातों के जवाब कभी किसी को नहीं दिए थे, पर मुझे ये भी पता था कि ये सवाल दोबारा मेरे सामने आएंगे। सुबह हो गई, दिल्ली आने वाला था। हम लोग चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते विक्रांत बोला, मैंने दादी से पूछा था कि मम्मी क्यों नहीं है, उन्होंने ही बताया कि आपने शादी नहीं की इसलिए नहीं है। अरे बेटा तुम फिर शुरू हो गए, और तुम्हें किसी और से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तो आप ही बताओ क्यों नहीं की आपने शादी? अभी चुप हो जाओ, इस बारे में ट्रेन में बात ना करो, होटल पहुंचकर बताऊंगा, ठीक? ठीक। मैंने उसको फिर से चुप करा दिया। चुप तो करा दिया, लेकिन कब तक के लिए? मैं बस यही सोच रहा था कि होटल पहुंचकर ये सवाल वो फिर से पूछेगा, मैं किस तरह उसे समझा पाऊंगा। मैंने कभी खुद ही इस बारे में ढंग से नहीं सोचा। जो करना था बस वो कर दिया। होटल पहुंचकर मैंने विक्की को कमरे में बिठाया और बाहर आकर मम्मी को गुस्से में फ़ोन किया। मैंने मम्मी से पूछा कि उन्होंने विक्की से क्या कहा है, तो वो बोली,
उसने मुझसे पूछा था कि मेरी मम्मी क्यों नहीं है, तो मैंने कह दिया क्योंकि तुम्हारे पापा ने शादी ही नहीं करी इसलिए। अब इसमें मैंने गलत क्या बोला, सच ही तो कहा। तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? उनकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि ये सही तो कह रही हैं, सच ही तो कहा इन्होंने विकी से। मुझे भी उसे चुप नहीं कराना चाहिए, सच बोलना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मैं वापस कमरे में पहुंचा, लेकिन विकी एक धमाका लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो बोला, पापा मैंने गूगल से भी पूछा था कि व्हाट प्रॉब्लम नॉट मैरी, तो उसने एक चीज़ बताई, इरेक्टल डिस्फंक्शन। ये क्या होता है? क्या आपने भी इस वजह से नहीं की? उसके मुंह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा वर्ड सुनकर मेरा दिल धक से हो गया। मैंने सोचा उसे डांट दूं, पर अगले ही पल लगा कि नहीं, डांटना नहीं है, समझाना है। मैंने कहा, बेटा गूगल पर सब कुछ सही नहीं होता, हर चीज़ गूगल से नहीं पूछते। मैं बताता हूँ मैंने शादी क्यों नहीं की। देखो बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा से होती आई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं, वो सही हैं, बिल्कुल सही हैं। पर अगर एक इंसान वो ना करना चाहे, उसका मन ना हो करने का, तो लोग उसे गलत समझते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। बस मेरे साथ यही है कि हमेशा से होती आई चीज़ यानी शादी को मेरा करने का कभी मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं की। इसलिए कुछ लोग मुझे गलत भी समझते होंगे, मजाक भी बनाते होंगे, पर मुझे किसी से क्या मतलब, मुझे तो बस अपने विकी से मतलब है। मैं इतना बोला तो मुझे लगा कि विकी समझ गया होगा, पर उसकी सुई एक जगह अटक गई थी। वो बोला, पर ना करने की वजह क्या है? ऐसा लगा जैसे उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। मेरे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे और किस तरह से समझाऊं, क्योंकि सच सुनकर तो वो राज़ी नहीं था। उसे तो बस वजह जाननी थी, पर वजह जब है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। मैंने इस बात को कुछ वक्त के लिए टालते हुए उससे नहा धोकर कपड़े बदलने को कहा। वो तैयार हो गया और फिर मैं भी तैयार हुआ। हम दोनों बाहर घूमने निकले। सबसे पहले हम लोग हुमायूं का मकबरा देखने गए। वहां पहुंचे और बात होने लगी। मैंने उसे समझाना शुरू किया, बेटा तुम ऐसा ना समझो कि सबकी शादी होती है, सबकी नहीं होती। ये तो किस्मत की बात है बेटा। भगवान जी जिसकी चाहते हैं शादी करवा देते हैं, जिसकी नहीं चाहते नहीं कराते। वजह अलग अलग हो सकती हैं, पर शादी होने या ना होने का फैसला तो ऊपर वाले का ही होता है। पर मैंने तो जितने भी बड़े लोग देखे हैं सबकी शादी हो चुकी है। हाँ बेटा हो चुकी है, पर तुम ज़्यादा लोगों से मिले ही कहाँ हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं। मैं बात पूरी कर पाता उससे पहले किसी ने मेरा नाम पुकारा, ध्रुव। मैंने मुड़कर देखा। मुझे 2-3 सेकंड्स लगे उसे पहचानने में।